की इस वीडियो में हम आपसे ये शेयर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे अचानक से हिंदुस्तान की निहायत ही तेजी के साथ ग्रो करने वाली इकोनॉमी खस्ताहाली का शिकार हुई और आपसे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के 7.6% के ग्रोथ रेट से 1.8% के ग्रोथ तक का सफर तफसील से शेयर करेंगे। हिंदुस्तान के इकोनॉमी का आजकल ये हाल है कि 30% रियासती इदारे बैंकरप्सी के दहाने पर खड़े हैं। इसके अलावा आपसे ये भी शेयर करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान के निहायत ही करीबी दोस्त समझे जाने वाले ममालिक ने हिंदुस्तान को इस खित्ते में न सिर्फ तन्हा छोड़ दिया है बल्कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर तनकीद भी की है। और हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि क्या भारत का पाकिस्तान को निहत्था करने का मिशन उल्टा पड़ गया है या अब भी भारत अपनी कोशिशों में मसरूफ है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि माशी साल 2020-21 के वक्त में कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद करने का प्लान बना रहा है और क्या ऐसा मुमकिन भी है कि नहीं। इसके अलावा आपके साथ ये भी शेयर करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस ने दुनिया में किस तरह माशी तबाही मचा रखी है और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला कंट्री चाइना के अलावा कौन सा कंट्री है। और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसे प्राइवेट एयरपोर्ट की सैर कराएंगे जहां से आप दुनिया के किसी भी कोने के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान को माशी एतबार से इस खित्ते का एक मजबूत प्लेयर के तौर पर जाना जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान की आबादी और हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म का नारा था। जिस कंट्री में आबादी ज्यादा होगी जाहिर बात है वहाँ किसी भी प्रोडक्ट को बेचना आसान होता है, मगर कभी कभी यही आबादी इस कंट्री के गले में एक ऐसी हड्डी की तरह अटक जाती है जो कि न निगली जा सकती है न उगली जा सकती है। खासकर ऐसे ममालिक में जहाँ पर मोदी जैसे इंतहा पसंदों का राज हो और यही कुछ आजकल हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। मोदी के पहले दौरे हुकूमत के आखिरी सालों से हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ मंफी सफर पर चल पड़ी थी, मगर मोदी और इनके हवारियों ने इंडियन पब्लिक को कभी पाकिस्तान पर हमला करने का चूरन बेचकर तो कभी कुछ और मंजन बेचकर बड़ी आसानी के साथ उल्लू बनाए रखा। मगर मोदी का यह जादू उस वक्त काम न आ सका जब रियासती इदारों ने एक एक करके अपने हाथ खड़े किए और इंडियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर को ये ऐलान करना पड़ा कि हिंदुस्तान तरक्की की रास्ते पर नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली के रास्ते पर बड़ी तेजी के साथ गामजन है, जिसकी एक बड़ी वजह मोदी के चहीते कारोबारी हजरात को कई बिलियन US डॉलर्स के लोन के नाम पर नवाजना था। क्योंकि बीजेपी ने अपने इलेक्शन के दौरान इन तमाम कारोबारी हजरात से यही वादा करके हुकूमत में आए थे कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे, हम आपको रिटर्न कर देंगे। जिसके बाद इन कारोबारी हजरात को नवाजने के लिए मेड इन इंडिया का नारा बुलंद किया गया और कई बिलियन US डॉलर्स इनको अदा कर दिए गए। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितने कर्जे देने थे इनमें से 67% कर्जे ऐसे बड़े बिजनेसमैनों को दिए गए जो मोदी के करीबी सर्कल से ताल्लुक रखते थे और बाकी के 33% कर्जे पूरे हिंदुस्तान के छोटे कारोबारी हजरात में तकसीम किए गए। अब जिन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन कर्जों को लिया था इनके मुताबिक ये तो इनके इनाम है। मोदी को सरकार बनाने में इन्होंने इन्वेस्ट किए थे और जब 67% कर्जे डूबने लगे तो जाली फिगर्स की मदद से मोदी हुकूमत ने एक बार फिर से लोगों को बेवकूफ बनाए रखा, मगर गवर्नर और एक सेक्रेटरी ने इनका बांडा फोड़ दिया। तब मोदी हुकूमत ने इकरार किया कि इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस का शिकार है, जिसकी वजह से कई मिलियन लोग बेरोजगार होने लगे और लोगों ने अपनी जमा पूंजी बैंकों से निकाल कर खर्च करना शुरू किया, वो सिर्फ बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए। और चंद हफ्तों में डिपॉजिट विड्रॉल करने की शरह हिंदुस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई और बैंकों के पास डिपॉजिट्स की कमी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से बैंकों ने लोन्स देने बंद कर दिए और लोग मजीद सख्त हालात का शिकार हुए, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स से पैसा गायब हो गया और एशिया की डिमांड्स में 65% तक कमी देखी गई। अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंतजार करते करते थक गई तो लोगों को बेवकूफ बनाने
बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि क्राइसिस में फॉरेन इन्वेस्टर्स आने के बजाय जो हिंदुस्तान में मौजूद थे वो भी अपना सेटअप समेटकर भाग रहे थे। इसीलिए कश्मीर इश्यू खड़ा कर दिया गया। जब इससे भी लोगों को नहीं बहलाया जा सका तो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के जरिए जुल्म ढाने शुरू कर दिए और NRC, CAB और NPRC जैसे हथकंडे आजकल आजमाए जा रहे हैं। याद रहे NRC और इस तरह का प्रोसीजर हिंदुस्तान में पहले से मौजूद था, जिसके तहत काम किया जाता था, मगर मोदी हुकूमत ने रियल इश्यूज से लोगों का तवज्जो हटाने के लिए एक अमेंडमेंट कर दी, जिसकी वजह से सारा हिंदुस्तान फसादात की जद में आया और हालिया फसादात में कई मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया और लोग अभी तक लापता हैं। इन फसादात के फौरन बाद कई इंडियन बैंक्स ने बैंकरप्सी का ऐलान कर दिया है, मगर अंदरून खाता इनमें से येस बैंक नामी एक इंडियन बैंक ने पब्लिकली ये ऐलान कर दिया है कि अब मजीद इनके पास काम करने की औकात नहीं है और इनकी सबसे बड़ी वजह इन्होंने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को करार दिया है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले चंद महीनों के दौरान ये सिलसिला कोरोना वायरस की तरह और बहुत सारे बैंकों को खा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर छोटे बैंक शैडो बैंकों के जरिए चलते हैं। शैडो बैंक से मुराद ये है कि ये ऐसे प्राइवेट इदारे होते हैं जो एक बैंक की तरह ही काम करते हैं, मगर इन पर बैंकिंग के कवानीन अप्लाई नहीं होते। ये इदारे लोगों से फंड्स इकट्ठा करके कमर्शियल बैंकों में जमा करवाते हैं और अक्सर बैंक इन्हीं की जमा पूंजी पर अपना काम चलाते हैं, मगर मौजूदा हालात की वजह से ये तमाम कंपनीज भी अपनी सर्वाइवल की आखिरी जंग लड़ रही हैं। इनको आम तौर पर NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी कहा जाता है। अपनी इसी नाकामी को छुपाने की खातिर नरेंद्र मोदी और इसकी कैबिनेट ने हिंदुस्तान में एक नया शोषा छोड़ा है कि साल 2021 तक पाकिस्तान का पानी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊजा रिवर से रावी में शामिल होता है, मोदी ने ये लॉलीपॉप हरियाणा के किसानों को थमाया है कि जो पानी पाकिस्तान की तरफ बह रहा है इसे रोककर हरियाणा तक सप्लाई दी जाएगी, जबकि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान वर्ल्ड बैंक की गारंटी पर तय पाया गया है और इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला भी तय किया गया है। ये तमाम हरकतें मोदी के बौखलाहट के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का ये नजरिया था कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुकम्मल तौर पर तनहा किया जा सकेगा, मगर पिछले 2 सालों से हिंदुस्तान को हर मुहाज पर मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो डोंगी सर्जिकल स्ट्राइक्स का बांडा फूटना हो या कश्मीर का इशू हो या माशी इस्तेहकाम का मामला हो या 27 फरवरी का यादगार दिन हो या फिर इन्हीं के मीडिया और जर्नलों का ISPR की तारीफ। गरज मोदी सरकार ने जिस मामले में भी हाथ डाला है वो मामला सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ा है। मोदी सरकार ने बांग्लादेश में खड़े होकर कहा कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलवाई है, बांग्लादेश हमारी मदद के बगैर आजाद नहीं हो सकता था, मगर पिछले एक हफ्ते से बांग्लादेश में मोदी के मुतवक्को दौरे से पहले कई बड़े शहरों में हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं और बांग्लादेशी हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करे और बांग्लादेशी हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है कि वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को किस तरह बचाए और इस बात का कवी उम्मीद है कि अगर मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया तो ये किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाकाम तरीन दौरा कहलाएगा और ऐन मुमकिन है कि किसी स्टेज पर मोदी को जूते भी पड़े जो खास तौर पर इनका मुंतजिर हूँ। इसके साथ साथ इस खित्ते में अगर बांग्लादेश के अलावा कोई और मुल्क हिंदुस्तान का खैरख्वाह था तो वो था ईरान और चंद दिन पहले हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हिंदुस्तान को एक बार फिर से खबरदार किया है कि अक़लियतों के मुतालिक खास करके मुसलमानों के मुतालिक हिंदुस्तान की हुकूमती पॉलिसियों की वजह से ईरान किसी तरह की भी सपोर्ट नहीं करेगा और हिंदुस्तान को ताल्लुकात कायम रखने के लिए हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाना
होंगे और रशिया ने तो पहले ही पाकिस्तान और चाइना का हाथ थामकर सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शमूलियत का इंदिया देकर और कराची से लाहौर तक की गैस पाइपलाइन बिछाने का बेड़ा उठाकर और पाकिस्तान में तकरीबन 8 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके कम से कम 5 लाख नई मुलाजमतें पैदा करने का ऐलान करके हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। जिसके बाद इंडियन मीडिया ने वावैला मचाया था कि मोदी ने हिंदुस्तान का देरीना दोस्त रशिया को भी खो दिया है और अब इस खित्ते में सिर्फ अफगानिस्तान बचा था हिंदुस्तान की हक में बात करने वाला। मगर पिछले चंद दिनों से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं और बार बार हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से निकाल बाहर करने के मुतालिबे किए जा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की खातिर अफगानिस्तान पार्लियामेंट हाउस तक तामीर करवाया था और यही वजह थी कि हिंदुस्तान अमेरिका और तालिबान के दरमियान पीस प्रोसेस के खिलाफ है, क्योंकि इनको अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये मुआहिदा तय हुआ तो हिंदुस्तान के लिए अफगानिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी। इन तमाम डेवलपमेंट से एक बात वाज़ेह नजर आ रही है, वो ये कि मोदी जैसा दुश्मन हिंदुस्तान को आज तक किसी सूरत नहीं मिला था और हमारी दुआ है कि ये सरकार कायम रहे ताकि हमारे हिस्से का काम भी ये करता रहे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इस प्राइवेट एयरपोर्ट की जो पाकिस्तान के एक मशहूर शहर में मौजूद है और इस एयरपोर्ट से आप हफ्ते के किसी भी दिन दुबई, शारजाह, दोहा, मस्कत, रियाद, दमाम, मनामा, कुवैत, लंदन, मिलान और बार्सिलोना के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। ये जाहिरी तौर पर छोटा सा दिखने वाला एयरपोर्ट 63% के हिसाब से सालाना ग्रो कर रहा है और इस शहर के नाम से जिन्होंने ये एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने एयरलाइन भी लॉन्च कर दी है। ये एयरपोर्ट पाकिस्तान के मशहूर शहर स्पोर्ट्स सिटी सियालकोट में वाक़ है। 1992 से सियालकोट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कई बार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने इस सनती शहर में एयरपोर्ट बनाने से कासिर रही। तो 2001 में उस वक़्त के हुक्मरान परवेज मुशर्रफ से अपनी मदद आपके तहत एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी ले ली, जिसके बाद अब ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल है और निहायत ही तेजी के साथ ग्रो भी कर रहा है और सयाल एयरलाइन के नाम से एक एयरलाइन भी इन तमाम कारोबारी हजरात ने मिलकर लॉन्च कर दी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।